Hello dear friends, welcome back on my channel. Today in this video I am going to discuss the complete solution of half yearly examination 2022-23 of my school. और विदाउट एनी डिले आइए हम लोग चलते हैं। और इस क्वेश्चन पेपर में मैं आपको बता दूं कि मैंने कंप्लीट सारे चैप्टर नहीं दिया हूं। सोसाइटल इम्पैक्ट और कंप्यूटर नेटवर्किंग वाला चैप्टर छोड़ करके पैंडास, विजुअलाइजेशन और एसक्यूएल दिया गया है इसमें। सो लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेपर वन बाय वन क्वेश्चन। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, इसको मैंने 5 सेक्शन में डिवाइड कर दिया था, सेक्शन ए बी सी डी। पहला सेक्शन आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। और द एक्सिस फर्स्ट पार्ट इसका दिया ट्रू फॉल्स करने के लिए। द एक्सिस 0 इन द डेटा फ्रेम आइडेंटिफाइज कॉलम एंड एक्सिस 1 आइडेंटिफाइज रोज। ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स है, क्योंकि एक्सिस 0 जो है वो रो आइडेंटिफाई करता है और एक्सिस 1 कॉलम आइडेंटिफाई करता है। सेकेंड पार्ट है df डॉट iter items views the data frame df in the form of horizontal subset that is in the form of row index and series pairs। तो यहाँ पर रो इंडेक्स और सीरीज पेयर तो ठीक नहीं है, देखिए रो इंडेक्स नहीं देगा, आइटर आइटम्स लिखा हुआ है, तो ये कॉलम इंडेक्स कॉलम का नाम देगा और उसकी सीरीज बनाएगा, इसलिए ये आपका बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल सबसेट नहीं देता, आइटर आइटम्स वर्टिकल सबसेट देता है, दैट इज व्हाई इट इज रॉन्ग, फॉल्स है। तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, हाफ हाफ मार्क्स के। विच फंक्शन ऑफ मैटप्लॉटलिब यूज टू ड्रॉ लाइन चार्ट। लाइन चार्ट बनाने के लिए मैटप्लॉटलिब का कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है, आपको पता होना चाहिए, प्लॉट फंक्शन। ठीक है, बार फंक्शन, प्लॉट फंक्शन, हिस्ट फंक्शन, ये 3 फंक्शन आपके सिलेबस में। आउटपुट बताना है, सेलेक्ट राउंड ऑफ 15.694, -1। ठीक है, इसका आउटपुट क्या निकलेगा, इसका आउटपुट निकलेगा, इसका जो टेंस प्लेस माइनस में है दूसरा पैरामीटर, इसलिए हम डेसिमल के बाद का कोई चीज़ छेड़ेंगे ही नहीं, हम डेसिमल से पहले टेंस प्लेस पर चले जाएंगे, नियरेस्ट टेंस में राउंड अप होना है। तो टेंस का मतलब होता है 10 में या 20 में या 30 में या 40 में। ठीक है, -1 है तो टेंस प्लेस, -2 है तो हंड्रेड्स प्लेस, -3 है तो थाउजेंड्स प्लेस, ऐसे होता है। तो -1 का मतलब टेंस प्लेस, टेंस प्लेस में 10 या 20 में ये राउंड अप होगा। देख रहे हैं 10 ये 15 किसके किसके, 2 टेंस हैं जिसमें 10 और 20 है, 2 टेंस के बीच में है, तो कौन सा 10 यहाँ टेंस यहाँ पर डिस्प्ले होगा। देखिए अगर ये 1 के बाद वाला फिगर 5 या 5 से ज्यादा है तो ये नेक्स्ट टेंस में जाएगा, यानी 10 के बाद 20 आता है, इसका आंसर 20 हो जाएगा। अगर ये 1 के बाद अगला फिगर 0 1 2 3 4 होता तो ये लोवेस्ट टेंस में रहता, यानी कि इसका आंसर होता 1 0 10, यहाँ पर 0 लग जाता। 5 या 5 से ज्यादा होगा तो ये जो 1 है इसमें 1 प्लस होकर के तब यहाँ 0 लग जाएगा। लाइक दैट आप राउंड फंक्शन मेरी वीडियोस से पढ़ सकेंगे, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो दी हुई है आपको। ठीक है, कम टू फोर्थ क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज चैरिटी दैट शोज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच सेक्शन। चैरिटी नाम की ये सीरीज है, इसका कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ए सेक्शन 5500, बी सेक्शन ये, सी सेक्शन ये। किसी क्लास के बच्चे कंट्रीब्यूट करते हैं। राइट अ सिंगल लाइन पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द सेक्शंस व्हिच मेड द कंट्रीब्यूशन मोर देन 5500। 5500 से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसने किसने किया। ऑब्वियसली सीरीज का नाम चैरिटी है तो चैरिटी ग्रेटर देन 5500 लिखोगे आप, बट वो ट्रू फॉल्स में आंसर आएगा। अगर वो वैल्यू आपको लानी कि ए, आपको वैल्यू क्या लानी, बी 6000 एंड सी 6500, ये वैल्यू लाने के लिए आपको चैरिटी फिर से बाहर लगाना है, चैरिटी ऑफ चैरिटी ग्रेटर देन 5500 आपको लिखना होगा। प्रिंट कर देंगे इसको, प्रिंट चैरिटी ऑफ, ऑफ का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में ये कंडीशन डाल दोगे, चैरिटी ग्रेटर देन 5500, राइट। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आफ्टर दिस, using python matplotlib dash can be used to count how many values false in each interval। कितनी वैल्यू हर इंटरवल में लाई करती हैं, इसको मैटप्लॉटलिब का कौन सा डायग्राम, कौन सा पिक्चर, कौन सा ग्राफ डिपिक्ट करता है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। ऑब्वियसली हिस्टोग्राम आना चाहिए, यहाँ पर हिस्टोग्राम आपका आंसर है। फिर देखिए
इन बाइनरी, यहाँ से देखिए, इन बाइनरी एडिशन इफ ए कॉलम इन डेटा फ्रेम कंटेन्स 9 वैल्यू। बाइनरी एडिशन करना है दो डेटा फ्रेम्स का, एक डेटा फ्रेम का कोई कॉलम 9 है, किसी कॉलम में 9 वैल्यू है एक डेटा फ्रेम के, दूसरे डेटा फ्रेम के करस्पॉन्डिंग कॉलम में न्यूमेरिक वैल्यू है, देन व्हाट वुड बी रिटर्न एज ए रिजल्ट। तो बाइनरी एडिशन करने पर, दोनों डाटा फ्रेम को ऐड करने पर रिजल्ट क्या आएगा, आप जानते हैं न्यूमेरिक प्लस 9 इज इक्वल टू 9 ही आता है, इसलिए यहाँ पर 9 वैल्यू आएगी। ठीक है, रिजल्टेंट डेटा फ्रेम विल रिटर्न 9 वैल्यू। द डैश attribute is used to access single value at specific location in a data frame using row column index label। रो या कॉलम का इंडेक्स लेवल का इस्तेमाल करके किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर कोई वैल्यू है, जैसे रो नंबर, कोई डेटा फ्रेम आपको मैं दिखा दूं, जैसे आपको ये डेटा फ्रेम है, इसमें इस कॉलम की और इस रो की, या सेल्स कॉलम की और जोन ए रो की ये वैल्यू निकालनी हो, कोई स्पेसिफिक वैल्यू, और इंडेक्स लेवल से निकालना हो, यानी इंडेक्सेस के नाम लिखने हो, ना कि डिफॉल्ट इंडेक्स। इंडेक्सेस का नाम रो इंडेक्स जोन ए है और कॉलम इंडेक्स का नाम है यहाँ पर लेबल सेल्स लगा हुआ है। इन दोनों का यूज करके अगर हमें 8000 को स्पेसिफाई करना है इसमें, तो हम लोग .loc का इस्तेमाल करते हैं या .at का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये दो एट्रीब्यूट इसके काम करेंगे, ये दोनों फंक्शन नहीं है, रिमेंबर दीज आर एट्रीब्यूट्स, क्योंकि आप देखते हैं .loc के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, ना कि पैरेंथेसिस। ज़्यादातर जो फंक्शन नेम्स हैं दे आर फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, नॉट स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट एक तरह का आपका एट्रीब्यूट है, एरे भी कहते हैं, एरे में भी स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, तो इसे आप फिलहाल एट्रीब्यूट ही कह सकते हैं। Which argument must be set for plotting function legend to display legend location। legend box जो आपका आता है ग्राफ में, वो टॉप राइट कॉर्नर पर बाय डिफॉल्ट, उसकी लोकेशन बदलना है, टॉप लेफ्ट करना है या लोअर राइट करना है या लोअर लेफ्ट करना है, तो legend के बाद यहाँ पर LOC इज इक्वल टू अपर लेफ्ट, अपर राइट, लोअर लेफ्ट, लोअर राइट कह सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके लिए आपका LOC है वहाँ पर पैरामीटर legend एट्रीब्यूट के अंदर। Next question is to make changes in index or column names of the original data frame, we need to specify additional argument dash equal to true in rename function। rename function में अगर आप इंडेक्स या कॉलम का हेडिंग चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखते हो रीनेम फंक्शन में। आपको याद होगा रीनेम फंक्शन हैज गॉट अ पैरामीटर इन प्लेस इक्वल टू ट्रू टू मेक द चेंजेस ऑफ नेम्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कॉलम लेवल और रो लेवल का नाम बदल करके उसे परमानेंटली फिक्स करना है, तो हमें इन प्लेस इक्वल टू ट्रू पैरामीटर देना ही पड़ता है। ओके, now 10th question, if we create a series object from a dictionary object, then dash of the dictionary becomes index of the series। अगर मैं कोई सीरीज डिक्शनरी से बनाता हूं तो उसमें क्या चीज डिक्शनरी का सीरीज का इंडेक्स बन जाता है, कीज ऑफ द डिक्शनरी बिकम्स द इंडेक्स ऑफ द सीरीज। कीज आना चाहिए इसमें, यहाँ पर कीज आएगा। Another question is write a query in SQL to display the position of occurrence of string me in the customer care। कस्टमर केयर में मी कहाँ पर आ रहा है, मी की लोकेशन क्या है, देखिए गिनिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या चाहिए, 1 2 3 4 5 6 चाहिए, क्योंकि मी जो है स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स नंबर 6 से। आप जानते हैं एसक्यूएल में इंडेक्सिंग 1 से शुरू होती है, पाइथन में इंडेक्सिंग ऑफ स्ट्रिंग 0 से शुरू होती है। तो 1 2 3 4 5 6 लाने के लिए हमें क्या कमांड लिखनी पड़ेगी, कमांड होगी इसमें instr फंक्शन यूज करेंगे। आप कैसे यूज करेंगे ये आपको मैं दिखाता हूँ। सेलेक्ट instr ऑफ कस्टमर केयर कॉमा मी, यानी कि ये कस्टमर केयर में मी को सर्च करेगा और उसकी लोकेशन हमें 6 डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, आप अगर देखना चाहते हो फिर instr फंक्शन को डिटेल में पढ़ लीजिए। Write a query in SQL to remove both leading and trailing spaces from the string believe in yourself where star represents spaces। एक स्ट्रिंग आपकी दी गई है SQL में जिसमें 4 स्पेस के बाद believe in yourself, उसके बाद 4 स्पेस और दिए गए, ये एक स्ट्रिंग है।
इसमें आपको क्या करना है, जो लीडिंग और ट्रेलिंग, लीडिंग का मतलब सामने के और ट्रेलिंग का मतलब बाद के जो स्पेसेस, इन्हें रिमूव करके ओरिजिनल स्ट्रिंग बिलीव इन स्ट्रिंग रिटर्न कराना है। तो अगर दोनों साइड के स्पेसेस बिगिनिंग के और एंड के, दैट मीन्स लीडिंग और ट्रेलिंग रिमूव करना है, तो हमें फंक्शन यूज करना पड़ता है क्या, ट्रिम फंक्शन। अगर खाली लीडिंग स्पेस यानी स्टार्टिंग के स्पेस आपको रिमूव करना है तो एल ट्रिम, ओनली राइट के स्पेस से रिमूव करना है ट्रेलिंग तो आर ट्रिम, और दोनों रिमूव करना है तो ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये फंक्शन डिस्कस किए गए हैं वीडियोस में, वहां जा करके आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो कमांड हो गई सेलेक्ट ट्रिम ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, जिसमें सामने की ये स्टार स्पेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस ऐसे मैं दिखाऊंगा तो पता नहीं चलेगा कितने स्पेसेस हैं, चार चार स्पेस दिखाने। अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूंगा, देखिए ऐसे भी मैं दे सकता था 1 2 3 4, लेकिन आपको पता ना चलता कितने स्पेस हैं, कहाँ है ये तो पता चल रहा है विद इन द स्ट्रिंग है, लेकिन मैंने इसे स्टार से रिप्रेजेंट किया है आंसर शीट में दिखाने के लिए। तो यहाँ पर आप ट्रिम फंक्शन यूज करेंगे। 13th क्वेश्चन कहता द फंक्शन कैन रिमूव द रोज एज वेल एज कॉलम्स फ्रॉम द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम से रो और कॉलम कोई भी चीज डिलीट करनी हो तो आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, बताइए जल्दी से। यस, ऑब्वियसली इट इज ड्रॉप फंक्शन, ये ड्रॉप फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम सेल्स। ये आपकी एक सेल्स नाम का डेटा फ्रेम है जिसमें रो इंडेक्सेस क्या है, लेबल किए गए हैं, जोन ए, जोन बी, जोन सी, और दो कॉलम है टारगेट और सेल्स। इन पर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए जरा क्या क्वेश्चन है, राइट वन लाइन स्टेटमेंट और पाइथन इन पाइथन टू चेंज द जोन सी वैल्यू ऑफ टारगेट कॉलम टू 90,000। जोन सी की जो टारगेट वैल्यू है, यानी कि ये 75,000 जो है टारगेट कॉलम के नीचे जोन सी का, ये बदल जानी चाहिए 90,000। कैसे चेंज होगी, आप एलओसी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एलओसी से दोनों लोकेशन दे करके आप चेंज कर सकते हैं, या ऐड से भी चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे चेंज करेंगे, कमांड यहाँ लिखी है मैंने, सेल्स डाटा फ्रेम का नाम हो गया सेल्स डॉट एलओसी, और ये हो गया रो इंडेक्स लेबल, और ये हो गया कॉलम इंडेक्स लेबल। यहाँ पर लेबल का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ आई एल ओ सी नहीं है, एल ओ सी है। एल ओ सी में हम इंडेक्स लेबल्स का यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इक्वल टू 90,000। अब जोन सी रो लेबल के कॉलम टारगेट की वैल्यू 75,000 की बजाय 90,000 ओवरराइट हो जाएगी। द सेम कैन बी डन यूजिंग ऐड फंक्शन। देखिए ऐड फंक्शन से कैसे, सेम है स्ट्रक्चर। सेल यहाँ मैं ऐड नहीं यूज किया हूँ, इसका दूसरा तरीका भी है, सेल्स डॉट टारगेट। सेल्स डॉट टारगेट से टारगेट के सारे कॉलम्स की वैल्यूज आ जाती हैं, और उसमें डॉट एलओसी लगा करके मैंने जोन सी लिख दिया, यानी कि इसमें भी जोन सी की वैल्यू इक्वल टू 90,000। ठीक है, सेल्स डॉट एलओसी की जगह सेल्स डॉट ऐड करके भी इस काम को किया जा सकता है। ठीक है, तो कई तरीके हैं इसके, बट आपके सिलेबस में एलओसी और आईएलओसी है, तो सबसे पहले आप एलओसी का इस्तेमाल करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, दैट विल बी द बेस्ट चॉइस एंड राइट आंसर। नाउ अगर आप ऐड से भी कर देंगे तब भी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 15 है, ये भी 1 मार्कर है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर बी सेक्शन। डैश इज ए 2D डाटा स्ट्रक्चर इन पैंडास विद रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स बोथ। देखिए यहाँ पर रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स दोनों पर कैसे आप निशान लगाएंगे, एमसीक्यूज हैं आपके लिए ये, कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं एमसीक्यूज, इसलिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड लिखा गया। इज ए 2D डाटा स्ट्रक्चर, कौन सा 2D है, सीरीज भाई 1D है, और डाटा फ्रेम क्या है, 2D डाटा स्ट्रक्चर है इन पैंडास। तो लिस्ट तो पैंडास में आती नहीं, टपल नॉर्मल पाइथन में आता है, पैंडास में नहीं आता, दो ही आते हैं, तो ये 1D है, ये 2D है। ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, यस डाटा फ्रेम होगा, बी पार्ट। कंसीडर डेटा फ्रेम सेल्स गिवन अबव इन क्वेश्चन नंबर 14। टारगेट वाला जो है, आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड फ्रैगमेंट यूज टू डिस्प्ले द टॉप 2 रोज ऑफ द टारगेट कॉलम। टारगेट कॉलम से टॉप 2 रोज निकालनी है। आप जानते हैं किसी भी डेटा फ्रेम का अगर कोई कॉलम डिस्प्ले करना होता है तो डेटा फ्रेम नेम डॉट से कॉल करना बहुत आसान होता है, वैसे ऑफ करके स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख करके कॉल किया जा सकता है। और उसमें से टॉप 2 रो लानी है तो सेल्स डॉट टारगेट जो है वो टारगेट कॉलम को डिस्प्ले करेगा,
डॉट हेड ब्रैकेट में 2, है ना। तो ये वाला आपका आंसर सही होगा। तो देख लेते हैं, ए पार्ट इसका सही होना चाहिए, है ना। सी पार्ट ए, ये देखिए पार्ट ए, प्रिंट सेल्स डॉट टारगेट डॉट हेड 2, दिस इज योर आंसर। Thereafter, the part of chart which identifies different sets of data plotted on plot by using different colors is called। कह रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कलर से मान लो कई चार्ट मल्टीपल लाइन या मल्टीपल बार बनाते हो, तो उन कलर्स को रिप्रेजेंट करता कौन है भाई, है ना। वो लेजेंड रिप्रेजेंट करता है, यानी पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आपका आना चाहिए पार्ट बी, लेजेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन शुड बी एम्प्लॉयड टू कोड टू डिस्प्ले प्लॉट। प्लॉट डिस्प्ले करने के लिए ऑब्वियसली शो फंक्शन होता है, सभी को पता है। तो यहाँ पर शो फंक्शन आना चाहिए डी पार्ट में। देयर आफ्टर, बड़े इजी हैं क्वेश्चन, बट थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। जस्ट यू हैव टू बी फोकस्ड एंड यू शुड नो द बेसिक फर्स्ट। और बेसिक आपको सही करना है तो हमारे हर टॉपिक की वीडियोज आप जा करके देखिए। Which of the following clauses are used to arrange the result set on a particular column in SQL? SQL में किसी कॉलम पर रिजल्ट सेट को अरेंज करना है, किसी कॉलम पर या कॉलम्स पर, तो कौन सा क्लॉज यूज किया जाता है? सेलेक्ट कमांड के साथ आप यूज करते हैं। कौन सा कॉलम, कौन सा ऑप्शन आपका होगा? ये ऑर्डर बाय होगा। ये एक क्लॉज है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी कॉलम की वैल्यूज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट आउट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। So answer is C part, order by. Which clause is used to query a place to place the condition on groups in MySQL? अब ग्रुप बाय से आप जानते हैं क्या करते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट की ग्रुपिंग करते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें से भी अगर कंडीशन लगानी है तो हम लोग ग्रुप्स में कंडीशन लगाने के लिए ग्रुप बाय के साथ हैविंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए हैविंग, ठीक है। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। 21 क्वेश्चन नंबर में आ जाइए। लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम स्टूडेंट क्रिएटेड बाय HR डिपार्टमेंट ऑफ Sunshine School to store the details about the names and the marks of the students. It is maintaining roll number, name and marks. Default index 012. Answer the following sub parts first to 5. फर्स्ट से लेके 5 तक के सभी पार्ट्स का आंसर देना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम का नाम क्या है बेटा? स्टूडेंट है। चलिए लेट अस आंसर द क्वेश्चंस वन बाय वन। आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड फ्रैगमेंट टू बी यूज्ड टू डिस्प्ले कॉलम्स नेम एंड मार्क्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसमें से नेम कॉलम और मार्क्स कॉलम को हमें डिस्प्ले करना है, दो कॉलम डिस्प्ले करना है। तो आप कैसे डिस्प्ले करेंगे? देखिए, प्रिंट स्टूडेंट कॉलन नेम कॉलन। अब यहाँ पर दो रेंज दी जा रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट डॉट LOC नेम कॉलन मार्क्स, नेम से मार्क्स तक, ठीक है। चलिए ये रेंज तो है, चल जाएगा, बट LOC के साथ ये पैरेंथेसिस लगा हुआ है, इसकी वजह से गलत है। प्रिंट स्टूडेंट डॉट ILOC, अब कॉलम के नाम है, लेबल्स के साथ ILOC का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो आपका आखिरी आंसर बचा क्या? ये आपका डी पार्ट बच रहा है एंड दिस इज द राइट आंसर। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। अगला है आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड फ्रैगमेंट टू बी यूज्ड टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट निशा फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। निशा नाम के बच्चे का जो रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले करना है, जिसका नेम क्या हो, नेम कॉलम में निशा हो। कंडीशनल क्वेरी है ये। तो प्रिंट स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट डॉट नेम इक्वल टू निशा, इक्वल टू ऑपरेटर गलत है, डबल इक्वल टू। अगला है स्टूडेंट डॉट LOC स्टूडेंट डॉट नेम इज इक्वल टू निशा। अब यहाँ पर क्या गलती है, आइडेंटिफाई कीजिए। स्टूडेंट डॉट नेम इज इक्वल टू निशा, क्या ये सही है? आप सोचिए, तब तक मैं आता हूँ। ILOC से ये होगा नहीं, LOC से होगा। यहाँ पर कॉलम नेम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला है यहाँ पर स्टूडेंट ऑफ नेम इज इक्वल टू निशा, बिल्कुल नहीं। कंडीशनल क्वेरी के लिए LOC लगना जरूरी है। तो इस तरह से आपका जो बी पार्ट है ये बिल्कुल करेक्ट पार्ट लग रहा है आंसर के लिए, एंड इट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड फ्रैगमेंट, किस लिए नया कॉलम ऐड करना है? स्ट्रीम नाम का आपके डाटा फ्रेम में। तो मैं स्टूडेंट ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू कॉमर्स,
स्टूडेंट ऑफ स्ट्रिंग में सिंगल कोट नहीं है, इसलिए ये गलत है। स्टूडेंट एलओसी से आप जो है वो कॉलम नया नहीं ऐड करते हैं, रो ऐड करते हैं डॉट एलओसी से, छोड़ दीजिए। स्टूडेंट ऑफ स्ट्रीम ऐसा लिखा नहीं जाता, यहाँ पर पैरेंथेसिस में हम नहीं लिख सकते। तो इस तरह से आपका कौन सा आंसर सही लग रहा है? यस, ऑब्वियसली पार्ट ए इज द करेक्ट आंसर, हाईलाइट कर दिया इसको। नेक्स्ट देखिए बेटा, थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि अगर आप सारा ये पढ़े हुए हैं तो समझने में ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए, अदरवाइज वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो थोड़ा फास्ट समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को सही से आइडेंटिफाई कीजिए, सही से समझिए, तब आप सही आंसर निकाल पाएंगे। कई बार बच्चा क्वेश्चन नहीं समझ पाता है, उसमें होता क्या है, एसक्यूएल का जवाब डाटा फ्रेम में लिख देते हैं, डाटा फ्रेम का जवाब एसक्यूएल के फॉर्म में लिख देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, शुड आइडेंटिफाई कि ये डाटा फ्रेम पर बेस्ड क्वेश्चन है तो पैंडाज में आपको आंसर करना है कमेंट्स के फॉर्म में। अगर एसक्यूएल का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली एसक्यूएल के फॉर्म में आपको जवाब देना होगा, ठीक है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। फोर्थ, आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड फ्रेगमेंट टू डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डेटा फ्रेम स्टूडेंट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। टोटल कितने एलिमेंट हैं हमारे डेटा फ्रेम में, कितनी वैल्यूज हैं, यानी कि 1 2 3, 3 3 या 9 आना चाहिए। तो इसको देखिए किससे आएगा, स्टूडेंट डॉट शेप, ये तो टपल देता है, रो बाई कॉलम देता है, स्टूडेंट डॉट नम कोई फंक्शन नहीं, स्टूडेंट डॉट एलिमेंट कोई फंक्शन नहीं, स्टूडेंट डॉट साइज से आप डिस्प्ले कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन इन द डेटा फ्रेम, राइट। नेक्स्ट देखिए, लास्ट फिफ्थ पार्ट, आइडेंटिफाई द कोड फ्रेगमेंट टू ऐड ए न्यू रो फ्रॉम द रो इंडेक्स नंबर 3 विद वैल्यूज 104 अमन एंड 350। देखिए यहाँ पर आपका इंडेक्स नंबर कहाँ तक जा रहा है बेटा, पहले इंडेक्स नंबर 2 तक जा रहा है डाटा फ्रेम में, थर्ड इंडेक्स में हमें ये एक नई रो ऐड करनी है। तो आप देखिए कौन सा होगा, मैंने बताया था कि रो ऐड करने के लिए स्टूडेंट डॉट एलओसी का इस्तेमाल किया जाएगा, ये ज़रूरी है। तो मेरी ये कमांड जो सी पार्ट है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, स्टूडेंट ऑफ 3 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्टूडेंट आई एल ओ सी का कोई फ़ायदा नहीं है, आई एट का कोई फ़ायदा नहीं, ये दोनों इंडेक्स नंबर यूज़ करती हैं। यहाँ पर स्टूडेंट डॉट एल ओ सी के इस्तेमाल से नई रो आप ऐड कर सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा नई रो कैसे ऐड की जाती है। तो लेट अस हाईलाइट दिस आंसर। इस तरह से आपने देखा कि हमारे 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पर है 22nd क्वेश्चन, जिसमें 5 सब पार्ट दिए हुए हैं, एक एक नंबर की, ये 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एसक्यूएल। एसक्यूएल में आप देखिए आपकी एक टेबल दी हुई है, इस टेबल के बेसिस पर कुछ क्वेरीज पूछी जा रही हैं, जैसे ऊपर वाले में डेटा फ्रेम के बेसिस पे पूछी गई थी, वैसे यहाँ पर एसक्यूएल कमांड लिखनी है आपको फॉर दीज क्वेरीज गिवन बिलो। तो लेट अस फाइंड आउट द एग्जैक्ट आंसर आउट ऑफ दीज ऑप्शंस। बहुत आसान है, हाँ ये बहुत कंफ्यूज भी करता है, जब तक आपको कमांड्स परफेक्टली नहीं आती हैं, चाहे डेटा फ्रेम की हो चाहे एसक्यूएल की हो। ऑब्वियसली बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है कमांड्स में, इसलिए आप गलत तुरंत ऑप्ट कर देंगे और आपका मार्क्स आसानी से चला जाएगा। इसलिए इन क्वेश्चंस में बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, प्रॉपरली आइडेंटिफाई करो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर होगा, क्लोजेस्ट आंसर होगा, उसी को आप मार्क करें तो आपका करेक्ट मार्क्स मिल सकता है, फुल मार्क्स मिल सकता है इसमें। इसका मतलब जो आपका बेसिक नॉलेज है टॉपिक्स के बारे में बहुत परफेक्ट होना चाहिए एमसीक्यूज करने के लिए। Let us do this question. Identify the correct option used to display the car name, color and first 2 characters from each color column. From the color column. ध्यान से सुनिए, कार नेम, कलर और पहले 2 कैरेक्टर कलर वाले कॉलम से डिस्प्ले करने हैं। कलर वाले कॉलम से शुरू के 2 कैरेक्टर करने हैं, यानी लेफ्ट साइड से, इसलिए लेफ्ट फंक्शन इस्तेमाल होगा। अब बाकी चीज़ें आप मिड फंक्शन हटा दीजिए, सब एसटीआर हटा दिया, सब स्ट्रिंग हटा दिया, सब। अब देखिए सवाल उठता है कि यहाँ पर लेफ्ट फंक्शन दिया ही नहीं गया है, तो सब एसटीआर से भी ये काम किया जाए। सब एसटीआर या मिड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से किसी भी पोजीशन से कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चॉप आउट किए जा सकते हैं। तो सेलेक्ट कार नेम कलर मिड ऑफ कलर कॉमा 1, मिड ऑफ कलर कॉमा 1 यानी कि ये तो फर्स्ट पोजीशन से सारे कैरेक्टर दे देगा। सब एसटीआर ऑफ कलर कॉमा 1 कॉमा 2, 1 पोजीशन से 2 कैरेक्टर, तो ये आपका बिल्कुल सही लग रहा है।
सेकेंड पोजीशन से 2 कैरेक्टर गलत लग रहा है, यहाँ एल से लेके एल यू आएगा इसमें। और यहाँ सब एस टी आर कलर, स्पेलिंग कलर की गलत कर दी गई, सी ओ एल ओ यू आर कर दी गई, जबकि कॉलम का नाम सी ओ एल ओ आर है। तो आपका जो बेस्ट आंसर बन रहा है पार्ट बी बन रहा है, और यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए किस तरह से मैंने एनालाइज किया, उसी तरह से आपको एनालाइज करना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड टू डिस्प्ले कार नेम एंड द नेम ऑफ द कंपनी इन लोअर केस ऑफ ऑल द कार्स विच वर मैन्युफैक्चर्ड इन द ईयर 2019। ध्यान से देखिए, जो 2019 में मैन्युफैक्चर हुई हैं उनका अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉलम क्या है, DOM, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और क्या डिस्प्ले करना है इसमें, आंसर में दिया हुआ है कार नेम डिस्प्ले करना है और कंपनी का नाम लोअर में। लोअर में करने के लिए लोअर फंक्शन भी यूज होता है, एल केस भी यूज होता है। पहला ऑप्शन देखिए, सेलेक्ट कार नेम, इट इज ओके। एल केस ऑफ कंपनी, इट इज ओके। फ्रॉम कार मार्केट, ऑल राइट। वेयर ईयर ऑफ DOM, जिसमें ईयर DOM, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का ईयर इज इक्वल टू 212019। ठीक है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का ये ईयर पार्ट निकाल लेगा, उसको 2019 से कंपेयर कर रहा है इक्विवेलेंट के लिए। या ये आप SQL यूज कर रहे हैं इसलिए यहाँ डबल इक्वल टू नहीं रहेगा। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर पहला ही मिल गया, दूसरे तीसरे चौथे देखने की ज़रूरत नहीं है। लाइक का कोई इस्तेमाल नहीं है, लाइक 2019% मतलब नहीं, सेंसलेस। इतना से इतना ऐसे कोई कमांड नहीं, टू कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये गलत है। फ्रॉम DOM इक्वल टू 2009 गलत है ये बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू डिस्प्ले नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड ईच ईयर अलोंग विद देयर ईयर ऑफ डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। ठीक है, आपको क्या डिस्प्ले करना है कि कितनी कारें हैं और किस ईयर में मैन्युफैक्चर हुई हैं वो, और हर ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी 2019 में कितनी कारें, 2017 में कितनी कारें। आपको आंसर चाहिए 2019 में 1 कार है, 2020 में 2 कार है, 2018 में 1 कार है, 2017 में 1 कार है। एक्चुअली आंसर आपको ये चाहिए। तो लेट अस फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। सेलेक्ट काउंट स्टार ईयर ऑफ DOM। ठीक है, इसने प्रिंट कर दिया DOM का ईयर 2019, 2018 ऐसे ये डिस्प्ले करेगा। काउंट स्टार क्या करेगा, इससे रिलेटेड काउंट कर लेगा नंबर ऑफ रोज। फ्रॉम कार मार्केट, ओके। वेयर और ईयर के बीच में स्पेस है। वेयर ईयर ऑफ DOM इज इक्वल टू डिस्टिंक्ट, बिल्कुल गलत है, डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल यहाँ ऐसे नहीं होता। काउंट स्टार ईयर ऑफ DOM फ्रॉम कार मार्केट ग्रुप बाय ईयर ऑफ DOM, ये बिल्कुल है। DOM पर इसने क्या किया, DOM के ईयर पर ग्रुपिंग कर दिया और ईयर ऑफ DOM डिस्प्ले करा दिया, काउंटिंग ऑफ स्टार भी कर लिया। सो बी पार्ट इज द करेक्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Identify the correct option used to change the color of the car as blue with the car code C02। जिसका कार कोड C02 है उसका कलर चेंज करना है ब्लू में, तो ऑब्वियसली अपडेट कमांड यूज करेंगे। अपडेट से आप किसी भी डाटा को चेंज कर सकते हैं। ऑल्टर टेबल बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए, इससे किसी टेबल का कॉलम डेफिनेशन चेंज किया जा सकता है, कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज, इसलिए ऑल्टर तो यूज नहीं होगा। डाटा चेंज करना है तो अपडेट, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड यूज होगी अपडेट। अपडेट कार मार्केट, सेट कलर इक्वल टू ब्लू, वेयर कार कोड इज नहीं आएगा, अगली कमांड जाइए। अपडेट कार मार्केट, सेट कलर इक्वल टू ब्लू, वेयर कार कोड इक्वल टू C02। दिस इज करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए ये गलत क्यों है, ऑल्टर वाला होगा नहीं। अपडेट कार मार्केट, वेयर पहले लगा दिया, सेट बाद में लगा रहा है, ये गलत है। पहले क्या आता है, पहले आता है सेट, उसके बाद फिर वेयर लास्ट में होती है कंडीशन। नेक्स्ट, इसमें आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ दोज कार्स हुज कार नेम हैज द लेटर O इन इट्स नेम। ओ कहीं भी जिसके लेटर आई मीन कार नेम में आए उसका सारा डिटेल डिस्प्ले करना है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार मार्केट बिल्कुल सही है। लाइक वाला देख लीजिए, पैटर्न मैचिंग है जिसमें O आता हो, तो इसमें आप %, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज क्या इंडिकेट करता है, लाइक ऑपरेटर जब मैं पढ़ाया था तो आपको पढ़ाया था 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होते, परसेंटेज और अंडरस्कोर। परसेंटेज का मतलब 0 और मोर कैरेक्टर इन प्लेस ऑफ दिस सब्सटीट्यूटेड, इसकी जगह पर 0 और मोर कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ओ कहीं भी हो सकता है इसका मतलब।
तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट में आ जाइए। AK सिंह ने एक ये डेटा फ्रेम बनाया है, मैं शॉर्ट में आपको बता दिया। डेटा फ्रेम का नाम कुछ दिया गया है क्या? स्टूडेंट क्लास मॉक टेस्ट certain exam. He has some data in the form of data frame on which he has plotted bar chart. Help him to perform it. अच्छा, इससे भी इन्होंने बार चार्ट बनाया है कि बनाना है? ये बार चार्ट बना रखा है इन्होंने, ठीक है। इस डेटा को लेकर के जो टेबुलर फॉर्म में है, नेम, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आईपी, इंग्लिश, इनके मार्क्स दिए हुए हैं। इसके बेसिस पर इन्होंने क्या बना दिया है? एक डेटा फ्रेम बनाया, डेटा फ्रेम से एक चार्ट बनाया हुआ है, और इसमें कई जगह ब्लैंक डाल रखे हैं। उन ब्लैंक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या उसमें फीड किया जाएगा, ठीक है। इंपोर्ट पैंडाज एज पीडी, इंपोर्ट डैश एज पीएलटी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 1 के सामने ये वाला ब्लैंक है, तो आप बताइए इसमें क्या आना चाहिए? numpy matplotlib डॉट pyplot इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है, ये वाला आना चाहिए इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 में। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहता है? देखिए मैथ्स, और इससे सबसे एक डिक्शनरी बन गई है। यहाँ देखिए डाटा इज इक्वल टू डिक्शनरी नेम में ये पूरे नाम आ गए, मैथ्स में मैथ्स के मार्क्स, फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के मार्क्स, की वैल्यू पेयर सबके बना दिए गए, डिक्शनरी के फॉर्म में दे दिया गया। अब डिक्शनरी से क्या बनाते हो आप? डीएफ, डाटा फ्रेम बनाया जा रहा है। डाटा फ्रेम इज इक्वल टू पीडी डॉट डैश, और ये डिक्शनरी वाला जो वेरिएबल है वो डाटा है, यहाँ पर आ गया। तो आप बताइए यहाँ क्या होना चाहिए? अगर डाटा फ्रेम बनाना है तो यहाँ आंसर आना चाहिए क्या? देखिए यहाँ पर बिना ऑप्शन के ये बता सकते हो आप, इसका आंसर डाटा फ्रेम होना चाहिए। लेकिन ये एफ स्मॉल है, एफ कैपिटल होता है, तो डाटा फ्रेम ये वाला आपका आना चाहिए। पीडी डॉट डेटा फ्रेम ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? यहाँ पर डाटा आ गया। नेक्स्ट, डीएफ से आप डाटा फ्रेम से सीधा प्लॉटिंग की जा रही है इसके अंदर, ना कि पीएलटी से प्लॉटिंग हो रही है। ध्यान से देख लीजिए, मैंने डाटा फ्रेम से आपको लाइन चार्ट बनाना बताया था, प्लॉटिंग करना बताया था, बार चार्ट बनाना बताया था, डाटा फ्रेम से भी, और पीएलटी मैटप्लॉटलिब से भी, मैटप्लॉटलिब के पाईप्लॉट मॉड्यूल से भी। यहाँ पर डाटा फ्रेम से डायरेक्टली बनाया जा रहा है बार चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पैरामीटर होना चाहिए? ये आपका थर्ड स्टेटमेंट कहता है, तो बिना ऑप्शन के ही आप बता सकते हैं यहाँ पर भाई काइंड इज इक्वल टू बार होता है, ठीक है। अगर आपने डाटा फ्रेम से सीखा है तो सवाल उठता है कि क्या बोर्ड में डाटा फ्रेम से चार्ट बनाने के लिए आएगा, या कि जो है मैटप्लॉटलिब से आएगा। अगर वो चार्ट बनवाता है, प्रोग्रामिंग करवाता है, तो मैटप्लॉटलिब से भी दे सकता है, डाटा फ्रेम से भी दे सकता है, बट मैक्सिमम चांस मैटप्लॉटलिब से होगा, ठीक है, ये याद रखना। डाटा फ्रेम से मैंने यहाँ पर हाफ ईयरली में एक बार टेस्टिंग कर ली है बच्चों की, अदरवाइज मैटप्लॉटलिब से मैक्सिमम चांस है देने का, एज पर माई गेस। बट आप डाटा फ्रेम से भी चार्ट बनाना सीख करके थोड़ा जाइए, एक निगाह जरूर उस पर रखिए। और अदरवाइज मैटप्लॉटलिब तो वेरी मच श्योर यू मस्ट बी, एंड डाटा फ्रेम को आप जनरली पढ़ करके जाइए, डाटा फ्रेम से चार्टिंग करना। पीएलटी डॉट डैश स्टेटमेंट, अब देखिए यहाँ पर चार्ट बन चुका है। पीएलटी डॉट क्या क्या लिखना चाहिए, किस लिए? स्टेटमेंट नंबर ये होगा 4 में क्या पूछ रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ स्टेटमेंट नंबर 4 ड्राइंग ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस ड्रॉ करने के लिए भाई चार्ट में ग्रिड लाइन ड्रॉ करना है तो आप लिखोगे पीएलटी डॉट ग्रिड, है ना, ग्रिड का इस्तेमाल होगा, है ना। देखिए यहाँ पर एम्प्टी ब्रैकेट लगा हुआ है, ग्रिड फंक्शन है, तो यहाँ पर ग्रिड लिख देना है बस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पीएलटी डॉट डैश मार्क्स एनालिसिस 2021 \n, उसके बाद अंडरलाइन आ जाती, फॉन्ट साइज वगैरह दिया हुआ है। मार्क्स एनालिसिस देखो चार्ट में लाने के लिए हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? स्टेटमेंट नंबर 5 में राइट द ग्राफ हेडिंग, ग्राफ की हेडिंग करने के लिए तो हेडिंग नहीं है, ग्राफ टाइटल नहीं है, हेडर नहीं है, ये तो टाइटल फंक्शन होता है, सभी को पता है ये, ठीक है। तो दिस इज टाइटल फंक्शन आपका। इस तरह से ये ग्राफ का क्वेश्चन हो गया। नाउ सेक्शन सी में कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं, देखिए क्या है। 2 मार्कर हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज, ऑब्जेक्ट, फर्नीचर, डिस्प्लेइंग द प्राइस ऑफ द टेबल,
एंड चेयर, एक सीरीज बनाई गई है जिसमें टेबल और चेयर की प्राइसेस दी गई हैं, सोफा की प्राइसेस दी गई हैं, ये जिसमें इंडेक्स जो है वो टेबल, चेयर और सोफा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट ए प्रोग्राम सेगमेंट इन पाइथन pandas टू क्रिएट द सीरीज नेम्ड फर्नीचर यूजिंग डिक्शनरी। डिक्शनरी का इस्तेमाल करके सीरीज फर्नीचर नाम की एक सीरीज क्रिएट करनी है। तो भाई इसका आंसर क्या होगा बताइए। सबसे पहले तो क्या करोगे, पैंडास को इंपोर्ट करोगे। लो आप इंपोर्ट कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब सीरीज क्रिएट करने के लिए फंक्शन कौन सा होता है, सीरीज फंक्शन होता है। पीडी पैंडास का फंक्शन होता है, सीरीज पैंडास का फंक्शन होता है डाटा फ्रेम। तो पीडी डॉट सीरीज आप यूज करेंगे क्योंकि पैंडास के लिए आपने इंपोर्ट में पीडी लिया हुआ है एलियस का नाम। यहाँ देखिए फर्नीचर इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज और ब्रैकेट में एक डिक्शनरी बना दी, डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर बना दिया आपने, टेबल कॉलन 12,5000, ये देखिए 12,500 की वैल्यू पेयर हो गया। दूसरा कॉमा लगा के की वैल्यू पेयर दे दिया, चेयर और 1300, देन सोफा कॉलन 25,000, ये करली ब्रैकेट में डाल दिया। तो ये आपकी एक डिक्शनरी हो गई, डिक्शनरी से एक सीरीज बन जाएगी और इसकी जो कीज हैं ऑब्वियसली वो क्या बन जाने वाली हैं, सीरीज के इंडेक्स बन जाने वाली है। सो दिस इज द करेक्ट कोडिंग ऑफ दिस। नाउ ये इससे आपको 2 मार्क्स मिल जा रहे हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करते हैं। 25th क्वेश्चन है कंसीडर द सीरीज ऑब्जेक्ट फर्नीचर गिवन अबव इन क्वेश्चन नंबर 18। सीरीज ऑब्जेक्ट जो आपका फर्नीचर दिया हुआ है, प्रेडिक्ट द स्टेटमेंट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। अगर आप लिखते हैं प्रिंट फर्नीचर ग्रेटर देन 15,000, ऐसा क्वेश्चन पीछे आ चुका है, फर्नीचर ग्रेटर देन 15,000 क्या देने वाला है आपको, आंसर ट्रू फॉल्स में देगा, पता है आपको ट्रू फॉल्स में आंसर आएगा। तो जो वैल्यूज 15,000 से ग्रेटर होंगी उसके अगेंस्ट, इंडेक्स के अगेंस्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज उस इंडेक्स के अगेंस्ट फॉल्स आ जाएगा। आइए देखते हैं आंसर क्या है, ये देख लीजिए टेबल के अगेंस्ट फॉल्स आ गया क्योंकि जब आप ये सीरीज देखेंगे तो देखिए टेबल 12,500 है, 15,000 से बड़ा नहीं है, 15,000 से बड़ा केवल एक ही है 25,000। तो सोफा के अगेंस्ट ये ट्रू आना चाहिए, बाकी दोनों के अगेंस्ट फॉल्स आना चाहिए। टेबल के अगेंस्ट फॉल्स, चेयर के अगेंस्ट फॉल्स, सोफा के अगेंस्ट ट्रू, और यहाँ डी टाइप बूल क्योंकि ये आंसर बूलियन में आ रहा है। अब आपसे पूछे कि नहीं ट्रू फॉल्स नहीं आना चाहिए, वैल्यूज आनी चाहिए जो करेक्ट है, यानी कि सोफा इसके सामने 25,000 आना चाहिए। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रिंट फर्नीचर ऑफ, फर्नीचर स्क्वायर ब्रैकेट देन फर्नीचर ग्रेटर देन 15,000, तब आपका वो वैल्यू देगा। राइट स्टेटमेंट इन पाइथन टू नेम द सीरीज एज वुडन आइटम्स। सीरीज का नाम चेंज करने के लिए नेम एट्रीब्यूट चेंज कर दिया जाता है, तो फर्नीचर डॉट नेम लिख करके आप इक्वल टू वुडन आइटम्स कर सकते हैं। फर्नीचर डॉट नेम एट्रीब्यूट से आप इस सीरीज का नाम बदल सकते हैं। अगर इंडेक्स का नाम बदलना है तो फर्नीचर डॉट इंडेक्स डॉट नेम, तो इंडेक्स का एक नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, नेम रख उठेगा, ठीक है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीरीज के इंडेक्स का नाम बदलो, देन यू विल राइट फर्नीचर डॉट इंडेक्स डॉट नेम इज इक्वल टू विद इन इन्वर्टेड कॉमास एनी नेम। अगर सीरीज का नाम पूछता है बदलने के लिए तो सीरीज का नाम डॉट नेम इज इक्वल टू एनी स्ट्रिंग यू कैन गिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 26 क्वेश्चन। क्या है 26 क्वेश्चन भाई, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय क्लॉज व्हेन यूज्ड अलोंग विथ सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ आप ऑर्डर बाय भी यूज करते हैं, ग्रुप बाय भी यूज करते हैं, दोनों को डिफरेंशिएट करना है। तो ये जो मैंने पॉइंट्स में डिफरेंस आपके लिए दिया हुआ है इसे अच्छी तरह से रेडी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है थ्योरी में, ठीक है। ग्रुप बाय क्या करता है, इट इज यूज्ड टू ग्रुप द रूट्स दैट हैव द सेम वैल्यूज इन ए कॉलम। किसी कॉलम में सेम वैल्यू पर हम ग्रुपिंग करते हैं, और ग्रुपिंग में जो है वो एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल जरूर होगा। अगर ग्रुप बाय लगा रहे हैं तो सेलेक्ट में कहीं एग्रीगेट फंक्शन जरूर यूज किया गया होगा। और ये क्या करता है, ऑर्डर बाय क्या करता है, सॉर्टिंग करता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी पार्टिकुलर कॉलम पर या कॉलम्स पर। और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपने एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल किया हो ऑर्डर बाय में। Here is a grouping done based on the similarity among the rows attributes values। किसी भी रो में जो वैल्यूज होती हैं उन वैल्यूज के सिमिलर वैल्यूज के ऊपर ग्रुपिंग की जाती है।
लाइक बहुत सारे क्लर्क हैं तो सभी मैनेजर हैं, कई सारे सेल्समैन हैं, तो और इस कॉलम का नाम, इस एट्रीब्यूट का नाम पोस्ट है, तो पोस्ट के ऊपर ग्रुपिंग की जाएगी, तो एक ग्रुप बनेगा मैनेजर का, एक सेल्समैन का और एक क्लर्क का बनेगा। उनकी कोई एग्रीगेशन, उन पर कोई एग्रीगेट फंक्शन लगाया जा सकता है, मिन मैक्स काउंट सम कोई भी लगाया जा सकता है। यहाँ पर है कि हेयर द रिजल्ट सेट इज सॉर्टेड बेस्ड ऑन द कॉलम्स एट्रीब्यूट वैल्यूज आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल भी दिया गया, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, सम ऑफ द सैलरी काउंट स्टार फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट पर ग्रुपिंग की जा रही है और जिस पर ग्रुपिंग की जाए उसे सेलेक्ट में मैंने आपको पढ़ाया है कि जरूर डाल दो। उसके बाद हर डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी और काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ रूस, यानी कितने एम्प्लॉयज हैं। जब भी पूछा जाए कि उस कंपनी में कितने एम्प्लॉय हैं, कितने स्टूडेंट हैं उस स्कूल में, तो आपको काउंट स्टार फंक्शन का यूज करना है, काउंट स्टार लगाना है, कॉलम नेम पर काउंट नहीं लगाना, हो सकता है कोई वैल्यू ना लो। यहाँ पर ऑर्डरिंग करना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट डीएससी। ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय को अच्छी तरह से स्टडी कर लें, वीडियोस में जा करके इसकी बेसिक्स के बारे में जान लें, जिससे आप एग्जाम्पल दे सकें और इस एग्जाम्पल का आउटपुट भी बता सकें, एक्सप्लेन कर सकें कभी पूछा जाए तो, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है काफी। नेक्स्ट देखिए, कुणाल हैज एग्जीक्यूटेड, 27वां क्वेश्चन। कुणाल हैज एग्जीक्यूटेड द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड ऑन द टेबल स्टूडेंट रिजल्ट दैट हैज टोटल मार्क्स एज वन ऑफ द कॉलम। स्टूडेंट रिजल्ट एक टेबल है जिसमें टोटल मार्क्स नाम का एक कॉलम है, और भी बहुत सारे कॉलम है, लेकिन एक कॉलम ऐसा है जिसमें हर स्टूडेंट का टोटल मार्क्स लिखा हुआ है। आपने कमांड दिया है सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिजल्ट, आपको आंसर मिलता है 20, यानी टोटल आपकी टेबल में, स्टूडेंट रिजल्ट की टेबल में 20 रिकॉर्ड्स हैं, 20 रो हैं। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिजल्ट वेयर टोटल मार्क्स लेस देन 100, आपने ये कमांड दी कि लेस देन 100 किसके हैं, तो 17 रो आ गई। और उसने फिर से यहाँ पर सेलेक्ट सेम कमांड लिखी, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो उसमें आपका आंसर उसका प्रेडिक्ट किया कि इसका आंसर 3 आना चाहिए। तो क्या कुणाल करेक्ट है, और करेक्ट है तो क्यों है, उसका जस्टिफिकेशन आपको देना है। 2 मार्क्स क्वेश्चन है, तो मैंने इसका जस्टिफिकेशन इस तरह से दिखाया है, आप लोग चेक कर लीजिए कि कुणाल हैज प्रेडिक्टेड करेक्टली द आउटपुट ऑफ द कमांड सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ग्रेटर देन दिस 100, ग्रेटर देन इक्वल टू 100, अगर वो 3 दे रहा है तो वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसने बता दिया कि काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट देर आर टोटल 20 रिकॉर्ड्स, और जिसमें लेस देन 100 मार्क्स वाले 17 रिकॉर्ड्स हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 100 वाले कितने बचे, तो 20 माइनस 17, ऑब्वियसली 3 रिकॉर्ड्स ही बच रहे हैं, इसलिए उसका प्रेडिक्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये आप जस्टिफिकेशन में एक्सप्लेन कर देते हैं इस तरह से, देन यू कैन गेट 2 मार्क्स करेक्टली। 28th क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। सुप्रिया इज ए क्लर्क बडिंग स्टार्स स्कूल एंड हैज क्रिएटेड द फॉलोइंग टेबल टीचर टू स्टोर द रिकॉर्ड्स ऑफ टीचर्स। ये आपका एक टेबल है, इस यू हैव टू रिस्पॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू एसक्यूएल कमेंट्स, फर्स्ट से लेके 3rd तक। टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द टीचर्स हु ज्वाइंड द स्कूल इन द मंथ ऑफ मे, इसके लिए आपको कमांड लिखनी है। क्या कमांड होगी भाई, क्या आंसर होगा इसका, ध्यान से देखिए। टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द टीचर्स, तो टीचर्स के नाम डिस्प्ले कर दो। सेलेक्ट टी नेम फ्रॉम टीचर हु ज्वाइंड द स्कूल इन द मंथ ऑफ मे, जिन्होंने मई के महीने में स्कूल ज्वाइन किया। तो यहाँ डेट ऑफ ज्वाइन का अगर आपको मंथ पार्ट निकालना है तो मंथ फंक्शन भी इसका मंथ पार्ट आपको दे देगा। कैसे लिखेंगे कमांड, यहाँ से आप देख लीजिए। सेलेक्ट टी नेम फ्रॉम टीचर वेयर मंथ नेम ऑफ डेट ऑफ ज्वाइन इज इक्वल टू मे, क्योंकि हमें इनपुट में मे दे रहा है इसलिए मैं मे को कंपेयर कर रहा हूं। अगर कहता जिसका मंथ नंबर 5 हो तो मैं यहाँ पर सिंपली मंथ फंक्शन लगाता। मंथ फंक्शन जो है वो नंबर्स में देता है 1 2 3 4 5 मंथ नंबर, बट मंथ नेम विल रिटर्न इन कैरेक्टर्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन। Next question is to display the name of the teachers teaching informatics practices along with the name of
द डेज संडे मंडे ट्यूसडे ऑफ देयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग किस दिन ज्वाइन किया उसका नेम ऑफ द डे आना चाहिए, एज वेल एज नेम ऑफ द टीचर्स आना चाहिए। तो सेलेक्ट टी नेम हो जाएगा, कॉमा इसके लिए किसी भी डेट का अगर आपको डे नेम निकालना है तो फंक्शन का नाम ही है डे नेम। यहाँ देखिए सेलेक्ट टी नेम कॉमा डे नेम ऑफ डेट ऑफ ज्वाइन फ्रॉम टीचर वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। तो ये कमांड इसकी बन जाएगी 2 मार्क 1 मार्क फॉर ईच। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, एसक्यूएल में यहाँ पर आपका जो सेलेक्ट वाला पोर्शन होता है यहाँ तक सेलेक्ट टी नेम फ्रॉम टीचर हाफ मार्क्स इस पर होता है और हाफ मार्क्स कंडीशन पर होता है। रिमेंबर अगर इतना सही है तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा, और इतना सही है और सामने वाला सही नहीं है तो हाफ मार्क्स मिलेगा, और पूरा सही हो जाता है देन यू विल गेट 1 मार्क। ठीक है, एसक्यूएल की मार्किंग इस तरह से होती है। 29th क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ कमांड दी गई इसी टेबल से रिलेटेड और उसका आउटपुट पूछा जा रहा है। आउटपुट के लिए एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी, उसे टेबुलर फॉर्म में आउटपुट लिखा करो, डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखा करो। टेबुलर फॉर्म में हेडिंग क्या हो जाती है, जो सेलेक्ट में आपका ये है यही हेडिंग हो जाती है और इसके नीचे वैल्यू आ जाती है। देखिए जरा क्या होगी वैल्यू, सेलेक्ट सम ऑफ डे ऑफ डेट ऑफ ज्वाइन फ्रॉम टीचर, डेट ऑफ ज्वाइन का डे निकालो, डे नंबर, और उसके बाद उसका टोटल कर दो। तो जरा देखिए यहाँ पर क्या आएगा टोटल, इसका डे क्या है 2 4 3 4 4 4 4 8 3 11 4 11 4 कितना हो गया 15 to 17, इसका आंसर 17 आना चाहिए। तो मैंने इसका आउटपुट आपके लिए ऐसे बनाया है और बिल्कुल एग्जैक्टली कैसे भी किसी सैंपल पेपर में किसी सॉल्यूशन में कैसे भी दिया हो, लेकिन आप अपने पेपर में आंसर को इस टेबुलर फॉर्म में इसी तरह से लिखेंगे अगर आपको प्रॉपर मार्क्स चाहिए और एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है बाय योर आंसर्स, बाय वे ऑफ राइटिंग योर आंसर्स। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एग्जामिनर्स वंस बिकम्स हैप्पी विद योर आंसर्स तो आपको ये डिडक्शंस मार्क्स में कम से कम होंगे। नेक्स्ट है सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम टीचर वेयर लेंथ ऑफ डिपार्टमेंट इज ग्रेटर देन 11 एंड जेंडर इक्वल टू एफ। तो सबसे पहले कंडीशन सेटिस्फाई करो, जिसका जेंडर एफ है, जिसके डिपार्टमेंट की लेंथ 11 से ज़्यादा है, उसका एवरेज सैलरी निकालना है। तो देखते हैं कि लेंथ ऑफ डिपार्टमेंट 11 से ज़्यादा किसका है। ध्यान से देखिए 11 का मतलब क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 है। तो 11 से ज़्यादा क्या हो गया बेटा, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस वाला जो है ये 11 से ज़्यादा है। और फिर कह रहा है फीमेल मेंबर्स के लिए, तो ये 2 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, इसमें एक फीमेल है और एक मेल है। तो अब बताइए कि इसकी जो सैलरी का एवरेज निकलेगा, एक ही तो रिकॉर्ड मिला और इसका एवरेज भी 45,000 ही होगा। बहुत सिंपल आंसर दिया था मैंने, इसीलिए कि बच्चा सोच करके आसानी से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, क्योंकि 1 मार्कर है तो वो जल्दी से 1 नंबर के लिए कर दे। सो इस तरह से इसका आंसर आएगा। हेडिंग आप देंगे, सेलेक्ट में एवरेज सैलरी सेलेक्ट किया गया इसलिए हेडिंग कॉलम की एवरेज सैलरी हो जाएगी और यहाँ पर आप आंसर डाल देंगे 45,000। एक ही रिकॉर्ड है, उसका एवरेज क्या वही आएगा, सेम एवरेज आएगा 45,000। 30th क्वेश्चन ध्यान से देखें, बेस्ड ऑन द टेबल टीचर, उसी टेबल के बेसिस पर जो क्वेश्चन नंबर 22 में दी गई, नहीं ये 28 आएगा, यहाँ पर मैंने एडिटिंग कराई थी 28। क्वेश्चन नंबर 28 में टू डिस्प्ले द टीचर्स आईडी ऑफ द टीचर हु हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ लेस देन 5 years इन दिस स्कूल, जिसका एक्सपीरियंस 5 साल से कम हो इस स्कूल में, उसका टीचर आईडी डिस्प्ले करो। तो सेलेक्ट टीचर आईडी फ्रॉम टीचर तो ठीक है, अब एक्सपीरियंस के लिए कोई कॉलम ही नहीं है। आप इस टेबल में देखिए कहीं एक्सपीरियंस नाम का कॉलम नहीं, तो कैसे निकालोगे एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, डेट ऑफ ज्वाइन का ईयर निकालेंगे और करंट ईयर का ईयर निकाल करके उसे माइनस कर देंगे, तो एक्सपीरियंस कितने साल का डिफरेंस आ गया उससे आपका एक्सपीरियंस निकल जाएगा। तो इस कमांड को इसी तरह से किया गया है, सेलेक्ट टीचर आईडी फ्रॉम टीचर वेयर ईयर ऑफ डेट ऑफ ज्वाइन, देखिए यहाँ पर सेलेक्ट टीचर आईडी फ्रॉम टीचर वेयर year of current date minus year of date of join
ये डिफरेंस ऑफ ईयर्स निकल गया, लेस देन 5 कर दिया, ठीक है। नाउ अनदर क्वेश्चन, टू डिस्प्ले द टीचर आईडी एंड द हाईएस्ट सैलरी ऑफ द टीचर्स इन द ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट का टीचर आईडी और हाईएस्ट सैलरी, हालांकि ये कॉलम इररिलेवेंट दिया गया है, ये नहीं होना चाहिए टीचर आईडी, ये एक बाय मिस्टेक यहाँ लिख उठा है। तो आपको क्या डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसमें ग्रुपिंग बनेगी। हाईएस्ट सैलरी मैक्स फंक्शन इस्तेमाल होगा, एग्रीगेट फंक्शन है, ग्रुप फंक्शन है। ईच डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब ग्रुप बाय डिपार्टमेंट लगेगा, और मैंने बताया था जिस पर आप ग्रुपिंग करेंगे उसे आप सेलेक्ट भी कर देंगे। तो इस तरह से मेरा जो आंसर होगा इसका, बेसिकली टीचर आईडी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज ये कोई भी टीचर आईडी दे देगा जो कि इररिलेवेंट होगा। तो जिस पर ग्रुपिंग कर रहे हैं पहला कॉलम वो दे दीजिए, ठीक है। बाकी आप एग्रीगेट फंक्शंस इस्तेमाल करेंगे, एक हो, दो हो, तीन हो, सम सैलरी हो, एवरेज सैलरी हो, मैक्सिमम सैलरी हो, मिनिमम सैलरी हो। यहाँ पर हाईएस्ट सैलरी पूछी गई है, मैक्सिमम सैलरी पूछी गई तो मैक्स सैलरी, और ग्रुपिंग डिपार्टमेंट पर हो रही है तो इसलिए हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, और ऐसा कोई कॉलम नहीं सेलेक्ट करेंगे जिस पर ग्रुप नहीं बन रहा है, और जो इंडिपेंडेंट कॉलम है जिस पर कोई ग्रुप फंक्शन नहीं इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यहाँ टीचर आईडी का इस्तेमाल नहीं होगा, इसे क्वेश्चन से ही रिमूव हो जाना चाहिए था, ठीक है। टू डिस्प्ले द हाईएस्ट सैलरी, यहाँ पर लिखना था द हाईएस्ट सैलरी ऑफ टीचर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, in each department. So this is the right answer to this question. Question number 31. Predict the output of the following SQL queries. Select POW of right of this as well. तो इसकी हेडिंग हो जाएगी आपकी as well। इसका टेबल एलियस, कॉलम एलियस चेंज हुआ है, एज से आप कॉलम की हेडिंग चेंज कर सकते हैं। इसकी कॉलम हेडिंग वेल होगी, यहाँ पर वेल हो जाएगा, और वैल्यू इसी टेबल में सामने आ जाएगी। क्या है कि 2000, इस डेट का राइट साइड से एक करेक्टर लो, तो डेट का राइट साइड से एक करेक्टर क्या होगा आप बताइए, ये 5 निकल के आएगा, ठीक है। और उसकी पावर, तो इतने का पहले इनर फंक्शन सॉल्व कर लो, ये वाला इनर है, इनर मोस्ट फंक्शन सॉल्व किया तो इसका आंसर मुझे आ गया 5, और उसकी पावर में 3, तो 5 की पावर में आप 3 करेंगे तो 125 यहाँ पर आप आंसर दे देंगे। हालांकि राइट साइड से यहाँ पर जो आप 5 निकाल रहे हैं ये जो है न्यूमेरिक नहीं है, स्ट्रिंग है, इसलिए स्ट्रिंग की पावर ये कैलकुलेट करेगा भी कि नहीं ये गारंटी नहीं है। देखिए यहाँ पर इसको मैं एसक्यूएल में ले जा करके अगर पेस्ट करूं, ध्यान से देखिएगा, तो शायद ये आंसर नहीं देगा। मैं पासवर्ड डाल देता हूँ टाइगर, और इसको मैं वो कमांड यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, 125 दे दिया, ठीक है। तो एसक्यूएल काफ़ी फ्लेक्सिबल है, 125 इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ से देखिए मैंने 125 लिखा हुआ है, सो वैल्यू हेडिंग हो गई 125, आंसर हो गया। सेलेक्ट मॉड ऑफ दिस, ईयर ऑफ दिस एज वैल्यू, 30 to 68 कॉमा ईयर ऑफ दिस, इसका ईयर निकालिए 2020 हो गया, यानी कि 3268 को 2020 से डिवाइड करके उसका मॉड रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप 2020 से इसको डिवाइड कर देंगे, एक बार जाएगा, और बाकी यानी कि आपका हो जाएगा 1248, इसका जो रिमाइंडर बचेगा ये हो जाएगा। देखिए कॉलम हेडिंग इसमें भी लिखी हुई है, कॉलम हेडिंग इसकी वैल्यू है, इसका भी कॉलम एलियस चेंज है, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम टीचर, टी नेम है, सब्जेक्ट है, सैलरी है, इसके रो इंडेक्सेस 101, 102, 103 है। अब ये वाला ग्राफ बनाना है आपको देख करके, इससे कैसे इसका ग्राफ बनाएंगे, क्या कोडिंग होगी, यहाँ से आप देख लीजिए। इंपोर्ट pandas एज pd मैंने लिखा, matplotlib.pyplot एज plt लिखा, और इसके बाद teacher.plot, यहाँ पर मैं येलो से इसको हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको
थोड़ा दिखेगा। import pandas as pd, import matplotlib.pyplot as plt. Let us make it bold so that you can see it properly. matplotlib.pyplot as plt teacher.plot, टीचर जो है इस डाटा फ्रेम का नाम है बेटा, डाटा फ्रेम से सीधा बनाया जा रहा है, ये डाटा फ्रेम का नाम टीचर है, तो इस डेटा फ्रेम से डायरेक्ट हम लोग प्लॉट बनाने जा रहे हैं। तो टीचर डॉट प्लॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पर क्या दिखा रहा है, टीचर्स के नाम दिखा रहा है, देखिए मिस्टर शिव, मिस रमा एंड दिस। और यहाँ पर आपका जो डेटा फ्रेम है, यहाँ पर देखिए टीचर नेम में ये कॉलम है और सैलरी का इस सैलरी कॉलम है। तो इन दोनों के बीच में इसको आप एक्स और वाई एक्सिस में दे दीजिए। एक्स इज इक्वल टू टी नेम सीधा लिखना है, वाई इक्वल टू सैलरी लिखना है, मार्कर इक्वल टू ओ लिखना है, क्योंकि यहाँ देखिए मार्कर जो है वो सर्कुलर है, इसका सिंबल ओ होता है। और टाइटल आपने चेंज कर दिया, जो टाइटल इसमें दिया है देखिए, टाइटल मॉडर्न पब्लिक स्कूल \n करके टीचर सैलरी एनालिसिस। एक्स लेबल आप ये दे देंगे टीचर नेम डैश डैश लगा के ग्रेटर सिंबल, वाई लेबल आप दे देंगे सैलरी INR और डैश लगा करके एक ग्रेटर देन का सिंबल, यहाँ से मैंने ऐसे दे दिया। plt.title मॉडर्न पब्लिक स्कूल \n टीचर सैलरी एनालिसिस। एक्स लेवल चेंज कर दिया, वाई लेवल चेंज कर दिया, plt.show कर दिया, आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा। यू विल गेट 3 मार्क्स फॉर दिस। नाउ 33 क्वेश्चन 3 मार्कर क्वेश्चन है ये। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन टू नाउ एंड sysdate फंक्शन, राइट ए क्वेरी इन MySQL टू इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन नाउ एंड sysdate। तो नाउ और sysdate क्या करता है, नाउ उस समय आपका जिस समय ये कमांड एग्जीक्यूट होती है, बिगेन टू एग्जीक्यूट रादर, ठीक है, जिस समय कमांड स्टार्ट में रन होना शुरू होती है उस समय का डेट और टाइम पिक करता है नाउ फंक्शन। और जिस एग्जीक्यूट करने के समय, जब sysdate कब एग्जीक्यूट हो रही है, आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो रही है, ये कमांड एग्जीक्यूट हुई, उसके कुछ सेकंड के बाद ये कमांड एग्जीक्यूट हुई, तब आपको क्या देता है, sysdate करंट टाइम और डेट देता है। तो sysdate में एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन है, इसलिए वो अपडेटेड टाइम देता है। जबकि नाउ जो है क्या करता है, यहाँ पर नाउ होना चाहिए, लेट अस डू इट नाउ, ये बाय चांस sysdate हो गया, it should be heading now, यानी कि मैं नाउ कॉमा स्लीप 5 कॉमा नाउ एग्जाम्पल से इसे एलोबरेट करना था। तो नाउ का जो टाइम है, डेट और टाइम ये देगा, जैसे ही नाउ बिगेन टू एग्जीक्यूट, स्लीप 5 सेकंड के लिए स्लीप किया गया है, इसको डिले कराया गया है कि 5 सेकंड बाद जो नाउ होगा उसका क्या आएगा, क्योंकि इस लाइन में एक बार नाउ बिगेन टू एग्जीक्यूट हो चुका है, इसलिए ये सेम डेट और टाइम देगा, इसमें कोई अपडेशन नहीं होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका आंसर देख लीजिए, ये ठीक है, क्या हुआ 9:58:13 दे रहा है, डेट तो वही रहेगी, डेट तो चेंज नहीं हो जाएगी इतनी जल्दी। और यहाँ भी उसका टाइम अपडेट नहीं हो रहा है, सेम दे रहा है, क्योंकि व्हेन नाउ बिगेन टू एग्जीक्यूट इट हैज पिक्ड अप द डेट एंड करंट डेट एंड टाइम, चाहे आप उसे उस कमांड में डिले भी कराएंगे तब भी वही आपका ये समय आएगा। बट sysdate के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ sysdate डेट और टाइम वो दोनों अपडेट कर देता है। टाइम जब एग्जीक्यूट होता है sysdate, इसके द above query shows now function returns the time at which it began to execute because even after 5 seconds of sleep it returns the same value। sysdate के केस में देखिए यहाँ 13 सेकेंड था, 5 सेकेंड का मैंने स्लीप दिया, डिले कराया सिस्टम को, फिर ये 18 हो जाता है, यानी कि सेकेंड्स अपडेट हो गए। सो इन कंपैरिजन द above query shows the sysdate function returns the time at which it executes because after 5 seconds of system sleep it returns the value which is actually increased by 5 seconds। यहाँ पर 5 सेकेंड 13 प्लस 5 होकर के ये 18 हो जाती है, बाकी डेट तो वही रहेगी। 34th क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम EMPL Infosys एंड EMPL TCS। ये दो कंपनियां हैं, इन दोनों का ये डेटा फ्रेम है। इसमें हम क्या करा रहे हैं, बाइनरी एडिशन करा रहे हैं, ध्यान से देखिए।
बाइनरी एडिशन में रो इंडेक्स इसका 101 है, इसका भी 101 है, इसका मतलब 50,000 और 45,000 ऐड हो जाएगा बाइनरी एडिशन में, 3,000 प्लस 3,000 ऐड हो जाएगा, 102 का भी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। वहाँ पर 103 है, इसकी सैलरी की वैल्यू ये है, बोनस की वैल्यू ये है, 55,000 एंड 5,000। यहाँ पर दूसरे डेटा फ्रेम में करस्पॉन्डिंग रो इंडेक्स 103 नहीं मिलेगा, इसलिए इन दोनों के अगेंस्ट 103 रो नंबर के अगेंस्ट रो इंडेक्स के अगेंस्ट नयन अपीयर होगा। इसी तरह से सिमिलरली 104 रो इंडेक्स इज फाउंड ओवर हियर बट इट इज नॉट फाउंड इन द फर्स्ट डेटा फ्रेम, so row against row number in the resultant data frame against row number row index 104 again 9 will appear। so यहाँ पर कहता है print EMPL Infosys plus EMPL TCS का रिजल्ट बताइए। दिस डेटा फ्रेम DF1 प्लस DF2 मान लीजिए, इन दोनों का जो बाइनरी एडिशन है उसका रिजल्ट आपको बताना है। और जो मैंने अभी आपको बताया कि 101 और 102 तो करस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन हो जाएगा, बट 103 और 104 के अगेंस्ट नयन अपीयर होगा, क्योंकि एक में 103 की वैल्यू है एक डेटा फ्रेम में, दूसरे में नहीं है। 104 की वैल्यू एक डेटा फ्रेम में और एक डेटा फ्रेम में नहीं है। सेक्शन ई वेरी लॉन्ग क्वेश्चन 35 और 36 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें 5-5 पार्ट भी दिए हुए हैं, ईच सब पार्ट 1 मार्कर। ये एक एसक्यूएल टेबल दी हुई है, इसके बेसिस पर आपको जवाब देना है। आर कोड, रिजॉर्ट कोड, लोकेशन, रेंट, टाइप एंड स्टार्ट डेट, कब से आपने वहाँ पर पहुँचे हैं, वहाँ पर चेक इन किया है रिजॉर्ट में। टू डिस्प्ले द लोकेशन एंड द लोएस्ट रेंट ऑफ द रिजॉर्ट ऑफ ईच लोकेशन, जब ईच लोकेशन आ गया इसका मतलब ग्रुप बाई बनना है। लोकेशन देख रहे हैं, गोवा नंबर ऑफ टाइम्स, गुजरात नंबर ऑफ टाइम्स, केरला में भी नंबर ऑफ टाइम्स, हिमाचल में भी नंबर ऑफ टाइम्स। सो लोकेशन इज बीइंग रिपीटेड, इसलिए इस पर हम एग्रीगेशन कर सकते हैं, ग्रुप बाय लगा सकते हैं। लोकेशन पर ग्रुप बाय लगना है, इसलिए सबसे पहले सेलेक्ट लोकेशन कॉमा लोवेस्ट रेंट पर हम मिन रेंट लगा देंगे और फ्रॉम रिजॉर्ट ग्रुप बाय लोकेशन कर देंगे, तो आपकी ये कमांड बन जाएगी। देखिए, select location comma min of rent from resort group by location, ठीक है। जिस पर ग्रुपिंग करो उसको जरूर सेलेक्ट कर दो, जिससे उस ग्रुप का पता चले कि किस लोकेशन का, जैसे गोवा का मिनिमम रेंट क्या है, हिमाचल का मिनिमम रेंट क्या है। तो हिमाचल का क्या है, देखिए हिमाचल का 9,000 और 10,500, तो ऑब्वियसली हिमाचल लिख करके वो 9,000 डिस्प्ले करेगा। इसी तरह से गोवा के बारे में 18,000 है और क्या है 15,000 है, तो उसमें गोवा लिख करके वो 15,000 डिस्प्ले करेगा आउटपुट, अगर आप इसका देखेंगे तो। टू डिस्प्ले लोकेशन एंड नंबर ऑफ रिजॉर्ट्स इन ईच लोकेशन, फिर ईच लोकेशन लिख रहा है इसलिए यहाँ पर ग्रुप बाय लोकेशन लगेगा। नंबर ऑफ रिजॉर्ट्स, इसका मतलब आपको काउंट स्टार लिखना है। वेयर ईच लोकेशन हैज मोर देन 1 रिजॉर्ट, वेयर में काउंट स्टार ग्रेटर देन 1 लगाना पड़ेगा आपको। वेयर में नहीं, ग्रुप बाय के साथ हैविंग लगता है, वेयर नहीं लगाओगे। ग्रुप बाय, ग्रुप में से भी अगर फिल्टरिंग करनी हो कंडीशनल, तो ग्रुप बाय के साथ हैविंग लगाना पड़ेगा। हैविंग आप जिस कॉलम पर ग्रुपिंग कर रहे हैं उस पर भी हैविंग कंडीशन डाल सकते हैं और एग्रीगेट फंक्शंस पर भी हैविंग कंडीशंस डाल सकते हैं। सो सेलेक्ट लोकेशन काउंट स्टार फ्रॉम रिजॉर्ट, देखिए लोकेशन और नंबर ऑफ रिजॉर्ट्स, लोकेशन और नंबर ऑफ रिजॉर्ट्स आ गए, ग्रुप लगा दिया ईच लोकेशन के लिए, और जिसकी नंबर ऑफ रिजॉर्ट्स ग्रेटर देन 1 हो, तो नंबर ऑफ रिजॉर्ट्स काउंट स्टार से लगाया, इसलिए काउंट स्टार ग्रेटर देन 1 हो गया। Another command is question to display the detail of resorts in descending order of type and then in ascending order of R code within type। तो इसमें सॉर्टिंग करनी है, सॉर्टिंग के लिए ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करोगे। डिटेल सेलेक्ट स्टार लगाएंगे, डिटेल ऑफ रिजॉर्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिजॉर्ट, और ऑर्डर बाय पहले आप टाइप, ऑर्डर बाय टाइप DESC कॉमा आर कोड ASC। ASC चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं तब भी वो ऑटोमेटिकली ASC समझता है।
तो कमांड आपकी बनी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिजॉर्ट, ऑर्डर बाय टाइप DESC, आर कोड ASC। अगर यहां से मैं ASC हटा दूंगा देन ऑल्सो दिस आंसर इज करेक्ट। तो पहली प्रेफरेंस सॉर्टिंग की देगा टाइप को, और विद इन टाइप आर कोड को सॉर्ट करेगा। मल्टी कॉलम सॉर्टिंग इसे कहते हैं। टू डिस्प्ले डे ऑफ मंथ, मंथ का दिन निकालना, डे नेम फंक्शन लगाएंगे ऑफ द स्टार्ट डेट ऑफ रिजॉर्ट इन गोवा, गोवा का। तो आप डे नेम ऑफ सेलेक्ट डे ऑफ स्टार्ट डेट, डे ऑफ मंथ लिखा है, डे नेम नहीं लिखा हुआ, तो यहां मैंने डे लगा दिया। डे का मतलब स्टार्ट डेट का जो डे है, डे नंबर देगा ये 12, 20, 10 ऐसा देगा। किसका? ओनली फॉर गोवा, फ्रॉम रिजॉर्ट वेयर लोकेशन इक्वल टू गोवा। डे ऑफ मंथ, यहाँ डे नंबर अगर क्वेश्चन में होता तब हम डे लगाते, डे नेम होगा तो डे नेम फंक्शन, नेम ऑफ द डे होगा डे नेम फंक्शन। डे नंबर मैं लिख देता हूं यहां पर, सो दैट स्टूडेंट शुड नॉट कंफ्यूज। अच्छा ऐसा आ गया, डे लिखा हुआ, आपने डे नेम लगा दिया, किसी ने डे लगा दिया, दोनों करेक्ट करना पड़ेगा CBSE को, ठीक है। नाउ डिस्प्ले द आर कोड एंड लोकेशन ऑफ रिजॉर्ट्स कंटेनिंग द लेटर L इन द एंड ऑफ लोकेशन। तो इसकी पैटर्न मैचिंग करनी है जिसमें एंड में L आता हो, किसमें? लोकेशन में। तो %L लाइक क्लॉज के साथ आप करेंगे। आर कोड और लोकेशन डिस्प्ले करनी है, तो सेलेक्ट आर कोड कॉमन लोकेशन फ्रॉम रिजॉर्ट वेयर लोकेशन लाइक %L। कह रहा है कंटेनिंग द लेटर L इन द एंड ऑफ लोकेशन, तो यहाँ पर %L नहीं L% रहेगा, ओनली L%, ठीक है। इन द एंड लिख रहा है। नाउ ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट 36 क्वेश्चन दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 35 के बेसिस पर ये आउटपुट आपको प्रोडिक्ट करना है। सेलेक्ट लेफ्ट ऑफ लोकेशन कॉमा 3 फ्रॉम रिजॉर्ट वेयर टाइप इक्वल टू 4 स्टार। जिसका टाइप 4 स्टार है उसमें लोकेशन के फर्स्ट 3 कैरेक्टर, लेफ्ट हैंड साइड से 3 कैरेक्टर चॉपिंग करनी है। इसकी जो हेडिंग होगी कॉलम की ये हो जाएगी। फिर कॉलम हेडिंग के साथ मैंने सारा आपको दिखाया है यहाँ पर, पहले भी यही बताया था। तो HIM और GUJ देखिए, लोकेशन के 3, लोकेशन में फर्स्ट 3 कैरेक्टर लेफ्ट हैंड साइड से जिसका 4 स्टार हो, तो यहाँ से आपको 4 स्टार से फिल्टर कर लेना। 4 स्टार एक इसका है, 4 स्टार एक इसका है। तो इसकी लोकेशन चेक कीजिए, हिमाचल, हिमाचल का HIM आ गया, लेफ्ट हैंड साइड से 3 कैरेक्टर 1 2 3 HIM, इसका GUJ आ गया। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर सेम आंसर लिखा जा रहा है, HIM GUJ। अगला है सेलेक्ट SQRT ऑफ डे ऑफ स्टार्ट डेट फ्रॉम रिजॉर्ट वेयर लोकेशन लाइक अंडरस्कोर 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 एंड रेंट 18,000। अंडरस्कोर अंडरस्कोर मतलब 3 कैरेक्टर का लोकेशन हो और रेंट 18,000 हो, उसका स्टार्ट डेट का डे निकालो और उसका स्क्वायर रूट निकालो। तो चलिए करते हैं, जिसका अंडरस्कोर अंडरस्कोर 3 कैरेक्टर का लोकेशन हो और 18,000 रेंट हो। पहले तो ये फिल्टर करो, तो 3 कैरेक्टर का आपका गोवा का बनता है, 18,000 रेंट इसका बनता है, यानी आपका रिकॉर्ड ये आ गया, ठीक है। इसका डे निकाल लिया तो डे से 25 आ गया, इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया 25 का तो 5 आ गया। वेरी सिंपल, यहाँ देखिए आपका आंसर आएगा 5। और कॉलम हेडिंग क्या बनेगी, जो यहाँ पर सेलेक्ट में लिखा गया वही कॉलम हेडिंग बन गई। सो इन दैट वे इट इज वेरी इजी टू टाइप, आई मीन राइट द आउटपुट इन टेबुलर फॉर्म। यहाँ देखिए सेलेक्ट सम रेंट, तो इसकी हेडिंग बन गई सम रेंट फ्रॉम रिजॉर्ट वेयर टाइप इक्वल टू 7 स्टार, जिसका 7 स्टार है, और या का मतलब चाहे 7 स्टार हो चाहे स्टार्ट डेट 20/12/2017 हो, दोनों रिकॉर्ड्स लिए जाएंगे, और में दोनों रिकॉर्ड्स लिए जाएंगे। तो यहाँ पे स्पेस होना चाहिए था, मैंने सम रेंट यहाँ लिख लिया है। अब रेंट का सम आपको निकालना है 20/12/17 वालों का भी, और जिसका 7 स्टार है। लेट अस गो टू द टेबल एंड फाइंड आउट। कहाँ गई टेबल, ये रही टेबल। 20/12/2017 2012 एक तो ये हो गया, और 2017 है नहीं। 7 स्टार में आपका एक ये हो गया,
यानी इसका और इसका दो का सैलरी का सम करना है। 9,000 यहाँ हो गया, 18,000 यहाँ पर हो गया, तो 18 और 9 27,000। और भी कहीं पर 4 स्टार था कि 7 स्टार था, सॉरी ये 7 स्टार। स्टार्ट डेट 2012-2017, 2012-2017 यही है, इसका सैलरी ये है। और 7 स्टार का ये है 18, 9 27,000 should be the correct answer. Let us see whether what is coming. 33,000 यहाँ पर कैसे हो गया? From resort where type equal to 7 star और start date is greater than लिखा, देखिए यहाँ पर equal to नहीं बेटा, greater than है। तो 2012-17 से बड़ी डेट देखिए जरा, 2012-2017 से बड़ी डेट आप देखिए कौन सी है, ये वाली है, 22 वाली डेट है। इसका हो गया 15,000 और प्लस 18,000, तो आंसर हो गया कितना, 33,000, इसलिए ये करेक्ट है। सेलेक्ट पावर ऑफ लेंथ ऑफ आर कोड कॉमा राइट ऑफ आर कोड कॉमा 1 एज वेल फ्रॉम रिजल्ट वेयर आर कोड इक्वल टू R003। जिसका आर कोड R003 है उसमें क्या करना है, लेंथ ऑफ आर कोड, भाई आर कोड की लेंथ 1 2 3 4 हो गई, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर 4 आ गया। और राइट ऑफ आर कोड कॉमा 1, आर कोड के राइट साइड से 1, तो देखिए 3 के राइट साइड से 1 निकाला तो हो गया 3, ठीक है। और इसमें क्या आया था आपका, लेंथ ऑफ आर कोड 4 आया था, 4 कॉमा और इसका आंसर आ गया 3, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना आ गया बताइए, 64 आ गया आंसर। सी हेडिंग तो यही बन गई आपकी, ये वाली हेडिंग बन गई। पावर फंक्शन का इस्तेमाल है, पहली वैल्यू 4 आई, दूसरी वैल्यू 3 आ गई, 4 पावर 3 कितना, 64 आ गया आंसर, सिंपल सी बात है। सेलेक्ट 10 प्लस मॉड रेंट कॉमा लेंथ ऑफ लोकेशन एज वैल्यू फ्रॉम रिजॉर्ट वेयर, अच्छा यहाँ पर एज वेल है, तो यहाँ पर जो ये है वेल करके आएगा आंसर, वेल हेडिंग जो है वेल होगी, देखिए यहाँ पर एज वेल, तो कॉलम हेडिंग वेल रहेगी। नाउ सेलेक्ट 10 प्लस मॉड ऑफ रेंट कॉमा लेंथ ऑफ लोकेशन एज वैल्यू फ्रॉम रिजॉर्ट वेयर आर कोड इक्वल टू R001। जिसका आर कोड R001 है उसका रेंट लो और उसकी लोकेशन की लेंथ से उसे रेंट को डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें 10 प्लस कर दो। चलिए भाई R001 देखो कहाँ है, R001 इसका रेंट लिया मैंने 15,000, और क्या करना था, और क्या करना था, राइट साइड ऑफ आर कोड, आर कोड के राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड भाई 1 है, 1 से 15,000 को डिवाइड करोगे, यही तो है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, दिस इज द क्वेश्चन आई थिंक, 0 आ गया रिमाइंडर, तो 1 से 15,000 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया, और 10 उसमें प्लस किया तो 10 का 10 ही रह जाना चाहिए। लेट अस सी द करेक्ट आंसर, 10 का 10 हो गया, क्योंकि ये मॉड वाला जो है उसका जो रेंट था वो 15,000 था, और लेंथ ऑफ लोकेशन, ओ लोकेशन की लेंथ से इसे डिवाइड करना है, तो इसकी लोकेशन की लेंथ कितनी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, लोकेशन की लेंथ है 8, और 8 से अगर रेंट को डिवाइड करेंगे, सॉरी लोकेशन की नहीं, यहाँ पर गोवा है, सॉरी गोवा की लेंथ है 3 से 15,000 को डिवाइड करोगे तो 3 5 15, पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा मॉड में, तो 0 रिमाइंडर आ गया। यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, लेंथ ऑफ लोकेशन किसका, R001 का, गोवा है, तो ये आ गया 3 इसकी वैल्यू, और ये रेंट है उसका, R001 वाले आर कोड का लेंथ रेंट है 15,000, 15,000 कॉमा 3,
15,000 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया, मॉड फंक्शन लगा हुआ है, यानी कि इतने की वैल्यू हो गई 0, और उसमें 10 प्लस कर दिया तो 10 प्लस 0 ऑब्वियसली आंसर इज 10। यहाँ पर लिखा एज वैल्यू, तो आप इसकी जो कॉलम हेडिंग है वो वैल्यू चेंज कर दीजिए, कॉलम हेडिंग वैल्यू हो जाएगी। फाइन, ये आपके हो गए फाइनल आंसर्स, और यहाँ पर आपका पेपर हो जाता है समाप्त। इस तरह से इसमें 36 क्वेश्चंस पूछे गए थे 70 मार्क्स के, जिसमें 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर्स क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट दिस पेपर। मैंने ये पेपर आपको सॉल्व किया, कोशिश किया जल्दी जल्दी कराने की थोड़ा, क्योंकि बेसिक्स आना चाहिए पेपर सॉल्व करने से पहले। बेसिक्स के लिए आप वीडियोस जा करके जरूर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व किया गया ये पेपर। इस पेपर को दोबारा दोबारा सॉल्व कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उनका भी फायदा हो, उन्हें भी सॉल्व कैसे करना है पेपर पता चल जाए। और दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you for watching and thank you for giving your valuable time on the channel. Thank you.